हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग और भी कई सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, रुचि, उत्तम, आशीष, विवेक, विशाल, अंजू, अजय, सतीश, नेहा, अरुण, अभय, शिल्पी, सोनू, धनराज, पूजा। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने समझा था त्वरण। त्वरण जो होता है ये क्या होता है? इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। यानी समय के साथ या जो वेग में जो वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण। अब देखिए, त्वरण जो होता है आपका एक यूनिफॉर्म होता है। एक्सेलरेशन या फिर इसे हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब क्या है? जब समान समयांतराल में, जब समान समयांतराल में वेग में समान परिवर्तन हो, यानी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal time interval। जब समय आपका क्या है? समान है, वेग में क्या हो रहा है? समान परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जैसे आप समझिए, कोई पॉइंट ए है और यहां से एक पॉइंट मान लीजिए ऐसे बी है। अब कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहां से यहां मूव कर रहा है और इसका पहले सेकंड में मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी। तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी। चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड होगी। यानी कि हर एक सेकंड में इसके वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड का क्या हो रहा है? यहां पर चेंज हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर जो आपका इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, त्वरण जो है आपका क्या रहता है? त्वरण आपका नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहेगा यहां पर। ठीक, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। फिर इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे कि ग्राफ कैसे होता है, कैसे किसका ग्राफ बनता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आपको यह बात समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई दिक्कत है बताइए, फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, फटाफट बताइए। यहां तक किसी को कोई समस्या? Can I move? फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग।
ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका, फिर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर जैसे हम कहते हैं असमान त्वरण, असमान त्वरण की बात करते हैं। असमान त्वरण का मतलब क्या है? जब समान समयांतराल में, जब समान समयांतराल में वेग में असमान परिवर्तन हो, यानी कि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, unequal change in velocity in equal time interval, in equal time interval, unequal change in velocity in equal time interval। नियत का मतलब कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं होता है। स्पीड में जब चेंज होता है, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अभिषेक, उसी को मतलब एक्सेलरेशन ही कहेंगे उसे, ठीक। अब देखिए यहां पर हम लोग जब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मान लीजिए कि पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। चौथे सेकंड में इसकी तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड होगी। इसके बाद उसके अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो हो गई मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहां पर बताइए क्या हर एक इक्वल इंटरवल में, हर एक मतलब टाइम इंटरवल में क्या इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? यहां पर 1 मीटर प्रति सेकंड का वो हो रहा है, यहां पर 2 मीटर प्रति सेकंड का चेंज हो रहा है, यहां पर 3 मीटर पर सेकंड का हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है हर टाइम इंटरवल में उसमें क्या हो रहा है? अनइक्वल चेंज हो रहा है, ठीक। इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। नहीं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट यानी कांस्टेंट नहीं रहता, नॉट कांस्टेंट यानी कि नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। जैसे सर कोई एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क में आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ वाली सड़क है, वहां पर आपका एक्सेलरेशन कभी बढ़ रहा है, कभी वेलोसिटी आपकी घट रही है, कभी बढ़ रही है। तो वहां पर क्या आपका वेलोसिटी जो है उसमें अनइक्वल चेंज होता रहेगा। क्लियर? जैसे आप मार्केट में बाइक चलाते हैं, मार्केट में स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आपका वेलोसिटी कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी थोड़ा बढ़ गया, कभी ज्यादा बढ़ गया, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब यहां से 3 तरह का सवाल हम लोग देखने वाले हैं, 3 तरह का सवाल अब हम लोग देखने वाले हैं। 3 तरह का पॉइंट, यहां से 3 तरह का सवाल बनता है। क्या क्या बनता है हम लोग अभी बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताएं, फिर हम लोग ग्राफ के ऊपर चलेंगे, फिर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, फिर हम लोग औसत वेग की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अब यहां पर नोट में आप पॉइंट लिखेंगे, नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में कोई सिक्का उछालता है, समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में कोई सिक्का उछालता है और अगर सिक्का उसके हाथ में वापस आ जाए,
अगर सिक्का उसके हाथ में वापस आ जाए तो इसका मतलब क्या है? तो ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है, ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी ट्रेन एक समान गति कर रहा है। इसका मतलब क्या है? उसकी जो स्पीड है, यानी जो इसकी जो स्पीड है ट्रेन की, जो इसकी चाल है वो क्या है? नियत है, कांस्टेंट है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है, चाल अगर नियत है, तो इसका मतलब त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण आपका क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि शून्य हो जाएगा। यानी जो एक्सेलरेशन है आपका क्या हो जाएगा? यहां पर शून्य हो जाएगा। यानी कि अगर कोई ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ और ट्रेन में बैठे हुए वो क्या करता है? ऐसे सिक्का उछाला, और सिक्का उछालने के बाद उसका सिक्का जो है उसके हाथ में वापस आ गया। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। यानी अगर मान लीजिए ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, यानी कि उसकी स्पीड वही 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, यानी कि उसके स्पीड में कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो है उसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताओ कि स्टडी ऑफ क्वाइंस, क्वाइन के स्टडी को क्या कहते हैं? सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग ये बताइए। दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सिक्का उछालता है और सिक्का अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है, उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ क्या है? गिरता है तो ट्रेन त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, यानी कि ट्रेन जो है किसमें है? एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि इसका जो त्वरण है, त्वरण क्या है? पॉजिटिव है, यानी त्वरण जो है क्या है? पॉजिटिव है। और इसका मतलब स्पीड जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। चाल जो है इसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यानी कि आपने सिक्का उछाला और सिक्का आपका पीछे गिर गया आपसे। इसका मतलब ट्रेन जो है ना अपनी स्पीड क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ट्रेन जो है अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है? आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और सिक्के की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ क्वाइंस, याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक। अब तीसरा कंडीशन इंग्लिश में भी बोलना, लिख लीजिए। इफ ए पर्सन थ्रो ए कॉइन in a train, in a moving train, and coin come back to his hand, and coin come back in his hand, it means train is in uniform motion. It means train is in uniform motion. Is there a clear person throw a coin in a moving train and coins falls behind him and coin falls behind him, it means train is in accelerated motion. It means train is in accelerated motion. Okay. इसके बाद की बात करते हैं। इसको हिंदी में मुद्रा शास्त्र लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा न्यूमिस्मैटिक्स ही रहेगा, न्यूमिस्मैटिक्स ही रहेगा। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी में ऐसे लिखना है तो आप लिख लो मुद्रा शास्त्र।
ठीक, इसके बाद की बात करते हैं तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सिक्का उछालता है और सिक्का उसके आगे गिरता है और सिक्का उसके आगे गिरता है, तो ट्रेन मंदन गति में है। मंदन गति में है यानी कि ट्रेन ने क्या किया है, ब्रेक अप्लाई किया, यानी ट्रेन जो है अपना स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी जो अपनी चाल है उसको घटा रहा है। और उसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि ट्रेन ने क्या किया है, ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। उसकी स्पीड जो है, चाल जो है, वो उसको क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, यानी कि किस गति में है, मंदन गति में है। कैलाश जी कहां पर मैंने लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम में। साइंस है ना बाबू, यहां पर देखो सब कुछ ना पूरा हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। और यहां पर एक एक पॉइंट हिंदी में लिखा जा रहा है। कहां पर तुम्हें समझ में नहीं आया ये बताओ। हाँ, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है बताना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि समय के साथ वेग में असमान परिवर्तन हो रहा है। यानी कि पहले सेकंड में कुछ चेंज होगा, दूसरे सेकंड में कुछ चेंज होगा, किसी समय बढ़ेगा, किसी समय 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, किसी समय 3 मीटर बढ़ गया, किसी में 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया। यानी कि जो उसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है हर समय में, मतलब हर प्रति सेकंड में जो उसके समय के उसमें, मतलब जो उसका वेग है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो असमान है। जैसे आप मार्केट में भीड़ भाड़ वाले सड़क पे आप बाइक स्कूटी चलाते हैं, कभी उसका स्पीड आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कभी थोड़ा कम होगा, कभी ज्यादा कम होगा, ऐसे। ठीक, हाँ, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेन इज इन रिटार्डेड मोशन। यहां पर वैसे ऐसे भी लिख सकते हो आप। इस कंडीशन में ट्रेन जो है वो किसमें, रिटार्डेड मोशन में, रिटार्डेशन में है, रिटार्डेड मोशन में, या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, 1 में पहले में आपका स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगा। इस वाले कंडीशन में जो आपका स्पीड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे ग्राफ की, है ना। रिटार्डेड मोशन बोलता है, मंदन गति को रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूं जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर इंग्लिश में पढ़ाना था तो हिंदी में क्यों लिखा था, उनको ये, उनका मतलब है वो ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदी यूज करूं, अंग्रेजी में बिल्कुल एक शब्द भी यूज नहीं करूं, है ना। उनका ये मतलब क्या है, समस्या। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे विकी। एंगुलर वेलोसिटी की भी बात करेंगे शंकर, आगे जब चलेंगे तब। मंदन का मतलब होता है जब कोई किसी का स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा होता है, तो उसे कहता है, जब कोई ब्रेक अप्लाई करता है ना, मान लो बाइक चला रहे हो और तुम ब्रेक लगा लिए, स्पीड उसका क्या होगा, तुम्हारा घटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं कि मंदन में है। ठीक है, आया समझ में या अभी भी समझ में नहीं आया। बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। लेक्चर 5 नहीं चल रहा, मैंने बोल दिया है, मैं आज फिर से एक बार बोल देता हूं, लेक्चर 5 आपका ठीक हो जाएगा। अभी लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक। और जो भी डाउट्स वगैरह है ना, आप लोग अपना पूछ लेना, लास्ट में मैं एक एक डाउट बच्चों का क्लियर करूंगा,
है ना, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। अभी आपको जब ये न्यूमेरिकल करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग आएंगे किसके ऊपर, फिर हम लोग ग्राफ के ऊपर आएंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझिए, एक कार 60 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से या वेग से लिख लीजिए, के वेग से, के वेलोसिटी से चल रही है और ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में इसकी चाल या इसका मतलब इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो मंदन क्या होगा, तो रिटार्डेशन क्या होगा, यह आपसे पूछा। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इफ ए कार moving with a velocity of 60 meter per second, if a car moving with a velocity of 60 meter per second, after applying brake, its velocity became 20 meter per second in 10 seconds. Its velocity became 20 meter per second in 10 seconds. Then what is retardation? अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं, आपको पता है u कितना है आपका 60 मीटर पर सेकंड है, यानी प्रारंभिक वेग। v कितना है आपका, v कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, यानी अंतिम वेग। टाइम आपका दिया गया है कितना है, 10 सेकंड है। और आपको मैंने कल बताया था रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस वी अपॉन टाइम। u कितना है 60 माइनस v कितना है 20, टाइम कितना है 10, 40/10 कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। यानी कि यहां पर जो रिटार्डेशन होगा पॉजिटिव में होगा, रिटार्डेशन जो होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा सर। हां, अगर मैं यहां पर आपसे पूछता, क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं वहां पर, और मैं अगर आपसे पूछूं तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन यहां पर हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है? कर दो कर्नेल, है ना, कर दो तुम, है ना। यहां पर क्या मतलब, तुम पढ़ने आए हो क्या या क्या करने के लिए आए हो? कर दो तुम, अभी जाओ। करिए आप। नहीं तो ये डाउट मतलब पूछने का ये तरीका है तुम्हारा, बताओ। आर रिटार्डेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ओके। देखिए यहां पर माइनस में कब आएगा, जब भी, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से, कल भी हमने बताया था, कल भी आपको बताया था मैंने कि जब भी स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, रिटार्डेशन नेगेटिव होगा। जब भी आपका स्पीड घटेगा तो रिटार्डेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। सेम बात यहीं पर है। अब यहां पर देखिए स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है ना उसका, तो रिटार्डेशन जो है पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और जो आपका एक्सेलरेशन है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहां पर स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है ना जी। बात समझ में आ गई? देखिए u जो होता है ना, u होता है शुरू में जो प्रारंभिक वेग है। u क्या होता है आपका, प्रारंभिक वेग है, यानी शुरू में देखिए क्या चाल है। और v जो है क्या होता है, अंतिम वेग है। आप देखिए लास्ट में क्या चाल है, अंतिम में क्या वेग है।
यहां पर कह रहा है एक कार है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में इसका वेग क्या हो जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। यानी कि शुरू में इसका वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, टाइम कितना है आपका 10 सेकंड। और रिटार्डेशन का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, u माइनस वी अपॉन टी, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे टाइम बटे समय, तो 60 माइनस 20 अपॉन 10 यानी ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब हम लोग ग्राफ की पहले बात करते हैं। जो ग्राफ होता है, ग्राफ की बात करते हैं। ठीक, अगर एक बच्चे का डाउट है कि अगर हम, ये ट्रेन है, इस बच्चे का डाउट है ना, बताया है कि देखो ये ऐसे बोला है कि सर अगर नहीं बताएंगे तो हम कंप्लेन कर देंगे। कर दो, तुमको कंप्लेन करना है तो, है ना, लेकिन इस तरह से डाउट नहीं पूछा जाता। ये ट्रेन में बैठे आप, अब ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में मूव करके इसी डायरेक्शन में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप फेंक रहे हैं ऊपर और नीचे आ रहा है सीधा आपके हाथ में, तो यहां पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपका क्या है, 0, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में। अब अगर ट्रेन स्पीड इधर है, ठीक है, अगर आपका ये आपने इस डायरेक्शन में मूव करके किया हुआ है और आपका ट्रेन अगर ये सिक्का अगर आपका पीछे गिर गया, यानी कि क्या ट्रेन किसमें, एक्सेलरेटेड मोशन है। और अब मान लीजिए अगर आपने मुंह आपका इस तरफ है तो आपके सामने गिरेगा। ये तो सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है। अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप इधर मुंह करके बैठे हैं तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपने मूव किया और अगर आपका सिक्का आपके सामने गिर रहा है तो यानी कि ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन में है। बात समझ में आ रही है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ से बहुत सवाल बनता है आपके पेपर में। ठीक, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। अगर आपका देखिए सिंपल है, अगर किसी का स्पीड बढ़ रहा है, अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो रिटार्डेशन जस्ट उसका नेगेटिव -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब इस ग्राफ को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि एनटीपीसी में यहां से सवाल बनता है, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय का ग्राफ समझिए। अब देखिए पहला जो है आपका, जब वस्तु किसमें है, जब वस्तु विराम में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा समझो। जब वस्तु क्या है, विराम में है, when body या ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यानी आप एक ही जगह पर क्या है, स्थिर हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए दूरी एक तरफ, मान लीजिए ये ग्राफ है, इधर आपका क्या है दूरी और इधर क्या है आपका समय। मान लीजिए आप किसी जगह पर हैं, डिस्टेंस पर है, और आप बताओ हर समय आप क्या है, उसी डिस्टेंस पर खड़े हैं, यानी कि आप टाइम बढ़ा रहे हैं, हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपका डिस्टेंस वही रह रहा है। हर समय आपका डिस्टेंस क्या है, वही है, क्योंकि आप किस में हैं, विराम में हैं। आप किस में हैं, विराम में। तो आप बताइए यहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस समय का जो एक्सिस है, समय का जो अक्ष है उसके क्या होगा, समानांतर होगा। ऐसे इस तरह से बनेगा। यानी कि जब कोई वस्तु विराम में होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो समय अक्ष के क्या होता है, समय अक्ष के, यानी ये जो टाइम एक्सिस है के समानांतर होता है, के समानांतर होता है। सवाल यहां से बनता है, सीधा आपको चित्र दे देंगे
सीधा आपको चित्र दे देंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि दूरी अक्ष के समानांतर होगा, समय अक्ष के समानांतर होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा। याद रखिएगा, जब वस्तु विराम में है, विराम में रहेगा तो आपका हर समय डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। डिस्टेंस में कोई चेंज होगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं होगा। जिसमें डिस्टेंस पे आप हर समय में आपका वही डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि आप क्या हैं? आप किसमें हैं? विराम में हैं। तो जब भी इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। हो सकता है यहां से पैरेलल हो, यहां से पैरेलल हो सकता है यहां से पैरेलल हो, कहीं भी क्या होगा? पैरेलल होगा आपका टाइम एक्सिस के। बात समझ में आ गई इतनी सी? इसमें किसी को कोई दिक्कत इस ग्राफ में? पहले ये बताओ, एक एक ग्राफ को समझना है क्योंकि ग्राफ से आपका सवाल बनेगा पेपर में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? यह ग्राफ सभी को समझ में आया? फिर हम लोग अगले ग्राफ पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा ग्राफ पर चलते हैं, दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। अब देखिए दूसरा, जब वस्तु किसमें है, दूसरा कंडीशन देखिए, जब वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? एक समान गति कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक समान गति कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपको पता है स्पीड आपका क्या होता है, यानी चाल जो आपकी होती है वो क्या रहती है? नियत रहती है। अरे हाँ या नहीं? और त्वरण क्या होता है आपका? त्वरण जो होता है वो आपका क्या होता है? शून्य होता है ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा समझिए। दूरी समय ग्राफ हम बना रहे हैं, दूरी और समय का ग्राफ बना रहे हैं। यह है दूरी और यह है आपका समय। अब यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है आप समझो, हर समयांतराल में आप क्या करते हैं? समान दूरी तय करते हैं। समझिएगा ध्यान से, यानी पहले सेकंड में भी 2 मीटर का दूरी तय किया, मान लेते हैं दूसरे सेकंड में भी आप 2 मीटर का ही दूरी तय कर रहे हैं, तीसरे सेकंड में भी आप 2 मीटर का ही दूरी तय कर रहे हैं, इसी तरह चौथे सेकंड में भी आप क्या 2 मीटर का दूरी तय कर रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, यानी कि हर सेकंड में आप इक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहे हो? कवर कर रहे हो। हर सेकंड में क्या कर रहे हो? आप इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हो हर सेकंड में। ठीक, तो यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बताइए? ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। ये कैसे बनेगा? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, ये क्या बनेगा? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, यानी कि ना तो ये दूरी के पैरेलल होगा, ना ही समय के पैरेलल होगा। ये क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है पॉइंट? अगर आपसे पूछे सवाल कैसे बनेगा, आप देखिए। सवाल आपसे बनेगा कि अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि समय अक्ष के समानांतर होगा, दूरी अक्ष के समानांतर होगा, या फिर एक स्ट्रेट लाइन होगा। किस तरह का सवाल बनेगा? किस तरह का मतलब बनेगा ग्राफ? वो आपका क्या बनेगा? टाइम मतलब जो है आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपसे पूछे अगर कोई वस्तु गति कर रहा है और अगर उसका त्वरण 0 है, अगर उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो वो भी आपका क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी रेखा बनेगी। क्योंकि यहां पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वो हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर एक टाइम इंटरवल, यानी कि ये मान लीजिए 1 सेकंड है,
इसका मान लेते हैं कि स्पीड कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या कर रहा है, ये चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। यानी कि हर एक सेकंड में ये कितना 2 मीटर का दूरी तय करेगा, हर एक सेकंड में कितना 2 मीटर का, हर एक सेकंड में 2 मीटर का, हर एक सेकंड में क्या 2 मीटर का दूरी तय करेगा। यानी पहले सेकंड में भी 2 मीटर का दूरी कर रहा है। तो जब ये इसको आप जब मैच करोगे, मिलाओगे, तो ये यहां पर आकर एक बिंदु बनाएगा, फिर यहां पर ये आकर के एक बिंदु बनाएगा, यहां पर आकर के एक ये बिंदु बनाएगा, यहां पर आकर के एक क्या होगा, ये मिलेगा। और जब इसको आप मिलाएंगे इन सभी बिंदुओं को, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बना देगा, 45 डिग्री पर बनाएगा, बिल्कुल। और जो पिछला हम लोगों ने देखा, पिछले में क्या था, पिछले में आपका स्पीड क्या था, 0 था, क्योंकि यहां पर क्या है, आपका बॉडी रेस्ट में है। यानी कि हर एक टाइम पे वो डिस्टेंस जो है उसका वही है जहां पर है। मान लीजिए कि अगर आप किसी, आपका डिस्टेंस मान लीजिए किसी 10 मीटर पर आप खड़े, कहीं पर आप खड़े, अब आपका क्या, हर एक सेकंड में आप वहीं पर हैं, आपके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि आपका यहां पर कैसा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन, इस तरह का क्या बनेगा, आपका पैरेलल बनेगा, किसके, टाइम एक्सिस के। अगला तीसरा बनता है जब वस्तु किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जब वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ, क्योंकि ग्राफ से देखो सवाल बनेगा पेपर में, आपके ग्राफ से आपके पेपर में सवाल बनता है। चलिए, अब अगला है तीसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं, थर्ड। जब वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कि असमान गति कर रहा है। जब वस्तु क्या कर रहा है, असमान गति कर रहा है। अब आपके मन में पहला सवाल यह उठेगा, आपके मन में पहला सवाल यह उठेगा कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है, एक्सेलरेशन घट भी सकता है, एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है और एक्सेलरेशन घट भी सकता है, ठीक। तो जब देखिए आपका अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, समझिएगा दूरी और समय का जो ग्राफ होगा, अगर आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, और जब आपका एक्सेलरेशन घटेगा तो इसका ग्राफ कुछ क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक। दूरी समय का ग्राफ जो है, जब आपका यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि त्वरण यहां पर क्या है, धनात्मक है, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहां पर जो है आपका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि त्वरण क्या है आपका, घट रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जिगजैग लाइन बन जाएगा। मान लीजिए आप मार्केट में चल रहे हैं, बाजार में चल रहे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कभी आपका एक्सेलरेशन घट रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, उस कंडीशन में आप लिख लेना, उस कंडीशन में आपका ग्राफ जो होगा ना, कुछ इस तरह से बनेगा, जिगजैग लाइन होगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे कुछ भी बन सकता है, इस तरह से एक जिगजैग लाइन बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे 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 कुछ भी बन सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यह मतलब पैराबोला है ना, पैराबोला यहां पर क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, ठीक है। मोमेंटम सब पढ़ाएंगे हमें, जब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन वहां पर पढ़ेंगे, जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे वहां पर हम लोग बात करेंगे मोमेंटम, इंपल्स, इन सब की। हाँ ठीक है, इस कंडीशन में जो है आपका एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन जो है इस कंडीशन में, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल का मतलब क्या, त्वरण वेरी कर रहा है, मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी।
सबको क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, इसमें आपका स्पीड इंक्रीज होगा, लिख लीजिएगा एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव है तो स्पीड क्या होगा, यहां पर इंक्रीज होगा। यहां पर जो है आपका स्पीड क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। ठीक, इसमें जो है आपका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला विथ पॉजिटिव स्लोप, यहां पर बनेगा पैराबोला विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अभी एवरेज वेलोसिटी पर आएंगे, एवरेज वेलोसिटी पर आएंगे। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, देखो ये समझ में आ गया आपको कि जब, देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, जब स्पीड कांस्टेंट है आपका यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि जब मतलब आपका वस्तु विराम में, रेस्ट में है, तो उसका स्पीड क्या है, 0, यानी कि हर समय उसका जो डिस्टेंस है वही रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा डिस्टेंस में। तो यहां पर दूरी और समय का ग्राफ जो वो समय अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। यहां पर जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, हर समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां पर देखिए जब स्पीड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जब एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर जो दूरी और समय का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, लेकिन विथ पॉजिटिव स्लोप, ऐसे बढ़ रहा है यहां पर पैराबोला, इस तरह से ऐसे पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा। और जब आपका यहां पर दूरी और समय का ग्राफ, जब आपका एक्सेलरेशन घट रहा है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन में, और स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, आपका एक ऐसे पैराबोला बनेगा विथ नेगेटिव स्लोप, इस तरह से। और याद रखिएगा जब आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो यहां पर एक ऐसा आपका जिगजैग टाइप का इस तरह से लाइन बन जाएगा। ठीक, टाइम एक्सेस बोलेंगे, समय अक्ष को टाइम एक्सेस बोलेंगे। जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा नवीन, देखिए ये तो जीरो एक्सेलरेशन का ही ग्राफ है ना, यहां पर देखिए, आगे बात समझ में। आ गया नवीन समझ में, ये जीरो एक्सेलरेशन का ही तो ग्राफ है ना, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है यहां पर। पैराबोला इस तरह का होता है, ऐसे, ये जो होता है ना, ये पैराबोला होता है, ये जो होता है पैराबोला होता है। गणित में आप लोग पढ़ेंगे, जियोमेट्री वगैरह। क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको, है ना। इसमें स्पीड कभी बढ़ेगा, जिगजैग लाइन में कभी स्पीड बढ़ेगा, कभी आपका स्पीड घटेगा, इसमें कभी स्पीड बढ़ेगा, कभी आपका स्पीड क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, चिंता मत करिए, क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद ये दूरी समय में इस तरह का ग्राफ बनता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, यानी चाल समय ग्राफ। इसमें भी अलग अलग कंडीशन होगा। सबसे पहला, जब वस्तु किसमें है, विराम में है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु किसमें है, विराम में है, when body is in rest, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो आप बताओ, जब बॉडी रेस्ट में, और हम स्पीड और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं यहां पर, चाल और किसका ग्राफ बना रहे हैं, समय का ग्राफ बना रहे हैं। समझना है ध्यान से। जब आपका अब यहां पर क्या है, स्पीड क्या है आपका, 0,
चाल क्या है आपका 0 है। तो यहां पर देखिए हर समय पर पहले सेकंड पर भी आपका चाल क्या है 0, दूसरे सेकंड पर भी चाल आपका 0, तीसरे सेकंड पर भी चाल आपका 0, चौथे सेकंड पर भी चाल आपका 0। यानी कि ये जो है आपका क्या होगा, इस टाइम एक्सिस पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये जो ग्राफ है, ये जो टाइम अक्ष है, जो समय अक्ष है, उस पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी कि अगर आपका स्पीड 0 है, यानी कि वस्तु अगर विराम में है, इसका मतलब उसका चाल क्या है, 0 है। इसका मतलब वो क्या होगा, टाइम एक्सिस पर ये जो समय अक्ष है उस पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा देखेंगे, जब वस्तु क्या है, जब वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। समय अक्ष के समानांतर नहीं, समय अक्ष पर ही बनेगा यह ग्राफ। समय अक्ष पर ऐसे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, समय अक्ष के समानांतर नहीं। बात समझिए, समय अक्ष के समानांतर कब होगा, जब वस्तु किसमें होगा, एक समान गति करेगा तब। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु एक समान गति कर रहा है। वहां पर क्या था, रेस्ट में था, यहां पर क्या एक समान गति कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका चाल क्या है, चाल नियत है, चाल क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन त्वरण क्या है आपका, त्वरण आपका 0 है, 0 है। इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। इसका जो ग्राफ जब हम बनाएंगे, किसका, यहां पर ग्राफ हम बना रहे हैं, किसका, चाल और समय का ग्राफ बना रहे हैं, चाल और समय का ग्राफ बना रहे हैं। मान लीजिए इसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, या मान लेते हैं इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। चाल क्या है, नियत है। मान लीजिए यहां पर ये 10 है, हर सेकंड में इसका चाल कितना रहेगा, 10 ही रहेगा कि बदलेगा, बताओ। हर सेकंड में इसका चाल 10 ही रहेगा ना, बदलेगा तो नहीं है। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये समय अक्ष के क्या होगा, समय अक्ष के समानांतर बनेगा। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर टाइम एक्सिस को ओवरलैप कर रहा था, यानी कि इसी समय अक्ष पर ही बन रहा था ग्राफ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर समय अक्ष के समानांतर बन रहा है ग्राफ, पैरेलल बन रहा है किसके, समय अक्ष के। ठीक, बात समझ में आई। क्योंकि हर समय आपका जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड ही। वैशाली जी, त्वरण का मतलब होता है स्पीड में चेंज होना, है ना। चाल का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु प्रति सेकंड कितना दूरी तय कर रहा है, वो बोलते हैं हम लोग चाल। क्लियर है पॉइंट। अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अभी चलेंगे आज के कुछ सवालों के ऊपर, देखते हैं कैसे कैसे सवाल आपसे बनते हैं यहां से। तो देखिए, बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसा सवाल, मतलब फिर हम लास्ट में डाउट लेते हैं। नहीं, विराम में सेम कंडीशन कहां है, बताओ। विराम में तो ये टाइम एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है ना जी, टाइम एक्सिस पर ग्राफ बन रहा है ना यहां पर विराम में, यहां पर ये टाइम एक्सिस पर ग्राफ बन रहा है, यहां पर टाइम एक्सिस पर ही ग्राफ बन रहा है, समय अक्ष पर ही क्या कर रहा है आपका ये ग्राफ बन रहा है, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या है आपका 0 है जब वस्तु रेस्ट में है तो। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, फिर आपके लास्ट में आपका डाउट लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब पैसेंजर यानी कि चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है और जो उसके पीछे गिर जाता है, इसका मतलब है कि ट्रेन की गति क्या है, त्वरित है। पीछे गिर रहा है तो क्या होगा, त्वरित होगा, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताया था मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी,
यानी द्रव्यमान गुने वेग। अब कह रहा है कि मास जो है क्या कर रहा है, दुगुना कर रहे हैं, वेग को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, ये दो दो कट जाएगा, तो नया जो आपका मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, वो भी वही रहेगा। नया जो मोमेंटम रहेगा वो भी क्या रहेगा, वही रहेगा जो पुराना था। बात समझ में आई? क्योंकि मास को दुगुना, वेलोसिटी को आधा, ये दो दो कट के वही तो रह गया। चलो, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है आपका। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है कि एक लड़का जो है एक पॉइंट ए से चल रहा है और बी तक जा रहा है। ए से बी तक इसके बीच की दूरी कह रहा है 1.5 कितना है, किलोमीटर है। कह रहा है कि ये यहां से गया और यहां से वापस आया, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी कि कुल विस्थापन क्या है सर, शून्य है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 0। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट किसके कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? बताया था ये स्टार्टिंग में, यूनिट एंड डायमेंशन में बताइए। एक किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल। याद करिए, पढ़ा था हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, यह कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा। देखो, ये एक नया मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि देखते हैं आपको इसके बारे में पता है या नहीं, इसलिए नहीं, हमने पढ़ा नहीं है अभी। लेकिन याद रखिएगा, जब भी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है ना, तो क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो 273 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 30 में से 273 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 303 केल्विन हो जाएगा। और याद रखना, जब भी तापमान को केल्विन में मापते हैं ना, तो उसको परम तापमान कहते हैं, एब्सोल्यूट टेंपरेचर कहते हैं, ठीक है। और 0 केल्विन को, यानी कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर या परम शून्य तापमान कहते हैं। क्लियर, ठीक है। और यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। अब कह रहा है कि ये इसका कैसे, वस्तु कैसे गति कर रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन नियत है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, या फिर वस्तु रेस्ट में है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ये इधर दूरी है, ये इधर समय है। तो ऐसा ग्राफ देखो कहां बना था, दूरी और समय का ऐसा ग्राफ कहां बना था, देखो। आप पूछ रहे थे ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन, और भी आपको करवाएंगे अभी हम। ये देखिए, दूरी और समय का ऐसा ग्राफ कब बना था, जब वस्तु किसमें है, विराम में है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वस्तु किसमें होगा, जब रेस्ट में होगा। आगे बात समझ में? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ग्राफ वाला और भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो आपके पेपर में पूछा गया होगा। तो 6 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ तुम लोगों का, 6 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ तुम लोगों का, बताओ। ग्राफ वाला और क्वेश्चन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कल करेंगे। कल ही हम लोग बात करेंगे गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन, गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन कल हम लोग करेंगे। गैलीलियो के गति के समीकरण की भी बात करेंगे, और वहां से फिर कल हम लोग काफी ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।
रेस्ट बॉडी इन स्पीड टाइम डिस्टेंस ग्राफ, रेस्ट बॉडी इन स्पीड टाइम डिस्टेंस ग्राफ क्या पूछना चाह रहे हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है ना, वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम, किसी गैस का आयतन 0 हो जाता है। ठीक है, और कल देखिए ग्राफ में अगर डाउट है ना, कल हम लोग आप लोगों का एक एक मतलब सबके दिमाग के ग्राफ फिट करेंगे, सभी के दिमाग में, चिंता मत करो, है ना। जब भी देखिए सेल्सियस को जब केल्विन में बदलना होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 273 जोड़ देते हैं, सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रिटार्डेशन भी हो सकता है, आपका एक्सेलरेशन भी हो सकता है, यानी गति बढ़ भी सकता है। जब गति बढ़ेगा तो कहेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है। जब उसका स्पीड घटेगा तो क्या कहेंगे, रिटार्डेड मोशन में, यानी मंदन गति में है। ठीक, 5 नंबर वाला सवाल दोबारा, 5 नंबर सवाल क्या था भाई, क्या था 5 नंबर सवाल? अरे देखो, जब भी क्या होता है ना, कोई भी सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन जो होता है C = K + 273, है ना। यानी सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। अगर केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए अब सेल्सियस है, इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें आप 273 बस क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, लेक्चर 5 आज मैं बोल देता हूं। एक लीटर में 1000 ml होता है, और 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और केल्विन को अगर मान लो किस में कन्वर्ट, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, मतलब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, C = K - 273। मान लो 0 केल्विन है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 0 - 273 -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी देखिए कल हम लोग और कई सारा, कल की क्लास जो है, कल की क्लास में हम लोग मैक्सिमम न्यूमेरिकल करेंगे, और वो भी जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए वो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल की बात करेंगे ग्रेविटेशन में, है ना। फ्री फॉल की बात करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में। कल आपका छुट्टी होगा, आई थिंक कल आपका क्लास नहीं होगा, क्लास आपका आई थिंक परसों होगा, है ना, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर की छुट्टी रहेगी मे भी। ठीक है, फ़ारेनहाइट वाला भी करेंगे। अरे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, ये मैंने सवाल दिया, पूरा टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर यही पढ़ लोगे, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे जब हीट एंड टेम्परेचर में आएंगे तब। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, या फिर हो सकता है कल अगर क्लास नहीं होगी मे बी, तो परसों मिलते हैं, परसों की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।